हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा पिछली क्लास में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेस खत्म होने की वजह से बंद हो गई थी। तो 11th की हमने क्लास स्टार्ट कर रखी थी बेटा। जैसे जहां से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उससे आगे का ही पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने 11th में जो फर्स्ट यूनिट चला रखी थी उसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो वहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने रिलेशन ऑफ फिजिक्स डिस्कस की थी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। वहां हम लोगों ने रिलेशन पढ़ी थी मैथ्स के साथ, बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ। अब कुछ एक पॉइंट और हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब रिलेशन ऑफ फिजिक्स आती है बेटा विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी फर्स्टली क्या होती है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस से रिलेटेड, कि प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर या यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, जितनी भी चीजें आप लोगों को स्टार्स वगैरह हैं वो सारी क्या है एस्ट्रो साइंस के अंदर काउंट होती हैं। उनकी जो स्टडी है इस साइंस में की जाती है। अब बात करते हैं कि वहां पे आप चीजें कौन कौन सी फिजिक्स ने दी हैं। फर्स्ट तो टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप आपने नाम सुना होगा, अभी पीछे एक रिसर्च हुई थी और उसमें जो हमारा ब्लैक होल है उसकी लेटेस्ट पिक्चर क्लिक की गई बहुत सारे टेलीस्कोप की हेल्प से। काफी करोड़ों का उस पर खर्च आया था। तो बड़े बड़े टेलीस्कोप बेटा काफी, ये बोल सकते हो काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट होते हैं, लाखों करोड़ों की पैकेज के साथ। तो उन चीजों को देखते हुए हम बात करते हैं टेलीस्कोप जो फिजिक्स में डेवलप हुआ है वो किसकी हेल्प करता है, यूज टू सी प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज और साथ साथ ब्लैक होल एटसेट्रा। उसके बाद रॉकेट्स। अभी पीछे जो हमारी मिसाइल लॉन्च होती है, रॉकेट लॉन्च होती है, तो वहां से बात करें, अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, बट वो क्या है मिसहैपनिंग की वजह से वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट इंडिया फिर से अभी कुछ ही टाइम के आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ही अपने जो है एक नया मिशन तैयार कर रही है, जिसके अंदर वो तो विदाउट पर्सन था, अब विद पर्सन जाएगा। अभी 4 साइंटिस्ट की टीम इंडिया की वो रिसेंटली इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही है, वहां पे प्रैक्टिस कर रही है किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, क्या क्या चीजें होंगी। तो कुछ टाइम बाद वो आपको पता चल जाएगा न्यूज के अंदर। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम में भी एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, वहां पे भी 4 पर्सन की टीम बंद कमरे के अंदर चीजों को प्रैक्टिस करके देख रही है, उसके रेगुलर प्रैक्टिस में जा रही है। तो वो चीजें अलग है, बट अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, यहाँ इस चैप्टर में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि जिनकी डिटेल आप लोग जैसे जैसे सिलेबस पढ़ते जाओगे तब क्लियर होगी। तो तब तक के लिए आप उसका जस्ट जो हमारे पास उसका नाम है वो याद रख के चलें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा, आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं विद जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी रॉक है या कोई भी ओल्ड ट्री है, ओल्ड थिंग्स है, उनकी कई बार एज डिटेक्ट करते हैं, एज का आइडिया लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो उसके लिए टेक्निक यूज की जाती है रेडियो एक्टिव टेक्निक, जो फिजिक्स में डेवलप होती है, तो उसकी हेल्प से भी सब काम कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है सॉरी, अब हम कई बार क्या जमीन को बगैर खोदे या किसी रॉक है कोई चट्टान है उसको बगैर तोड़े हुए उसके अंदर की लेयर्स का आइडिया ले सकते हैं, एस्टिमेट ले सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है डायरेक्शन टेक्निक। ये भी फिजिक्स के हेल्प से डेवलप हुई है। क्लियर बेटा। उसके बाद आता है विद मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी होती है हमारी मौसम विज्ञान। आजकल पता है पहले ही मौसम की भविष्यवाणी कर दी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले से, कुछ महीने पहले की बात है कि रिसेंटली पहले ही पता चल गया था, बट हालांकि उससे इतना नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है ये। वो हमारी अलर्टनेस की वजह से ही जब कई स्टेट बंद कर दिए गए थे, दिल्ली या हरियाणा, राजस्थान, रोहतक सब, कि एक बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आने वाला है, तो आपको ध्यान होगा 5-6 महीने पहले न्यूज आई थी। तो किसकी वजह से, वो मेट्रोलॉजी की वजह से। तो फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना। तो ये चीज है हमारी, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसमें बताते क्या है, जब भी तूफान आता है कोई चीज होती है
वो क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेशर में चेंज आने की वजह से होता है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह से हम फोरकास्टिंग कर पाते हैं मौसम। तो बेटा आई होप ये सारी जो रिलेशंस है और सब्जेक्ट में भी यूज है, बस आपको बेसिकली इतना आइडिया होना चाहिए, आपको और आसपास की चीजें मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं तक लिमिटेड रहो, आसपास के सब्जेक्ट में देखो कहाँ कहाँ आप अपनी लैब में जाते हो, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब या मैथ्स लैब, वहाँ पे सोचो कि कौन कौन से फिजिक्स के अपरेटस हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट हैं वो यूज हो रहे हैं, आप लोग उस पर फोकस करना है। ठीक है, सेल्फ थिंकिंग बेटा आपके कंसेप्ट को काफी स्ट्रांग करती है। तो मैं अगले पॉइंट पे चलूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी। हम नॉर्मली ये चीज बोलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो वही चीज है टेक्नोलॉजी है क्या? कुछ नहीं है, सिंपली जो हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट हैं जब उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म दे देते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना के, तो क्या बन जाती है? टेक्नोलॉजी। दो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एप्लीकेशन ऑफ concepts या laws of physics किसके लिए बेटा? for practical purpose। जब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई चीज बना देते हैं उसको क्या बोल देते हैं? इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्लियर? एग्जाम्पल आपको कुछ एक याद करने हैं, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो तक आप लोगों ने थोड़ा सा नाम सुना है। आप लोग इंजन का नाम सुनते हैं, पहले स्टीम इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। ये हमारे पास कॉलम बनाएंगे नेम ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां आपको कॉलम बनाना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे वो काम कर रही है। तो ये काम करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वहां पे हमने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी थी, वहां पे भी आप ये नाम ऐड कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम टेम्परेचर चेंज को स्टडी करते हैं। मेनली किसको स्टडी करते हैं? टेम्परेचर चेंज को। तो फर्स्ट और एग्जांपल ले लो बेटा, रॉकेट। रॉकेट्स जो हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हैं। ये रॉकेट का टॉपिक भी आपका 11th के चैप्टर में आके आएगा, अभी आपको जस्ट नाम याद रखने हैं। तीसरी बात पे चलते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन भी बेटा एक प्रिंसिपल आता है, एक थ्योरम आती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उस पे काम करेगा। ये भी आप आगे पढ़ोगे 7th यूनिट में। और हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, 10th में आता था, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बेस्ड होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको ये याद कर लेने, 2-4 आपको याद होने चाहिए। साथ साथ बाकी जैसे भी आपके पास
चीजें आई तो उनकी टेक्नोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए। सॉरी, क्लियर है? ओके, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारा जो नेचर है वैसे तो उसमें बहुत सारी फोर्स मिली है, बट फंडामेंटल का एक और नेम आप यूज कर सकते हो। इसका मीनिंग होता है बेसिक, कि हमारे नेचर की अगर मैं बेसिक फोर्स की बात करूं, जैसे मैथमेटिक्स में बेसिक थिंग्स क्या है, जो नंबर्स हमारे 0 to 9 ये बेसिक चीजें आती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक चीज और बेटा, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि 9th का और 11th का सिलेबस सेम है, तो ये चीज आपने 9th में भी पढ़ी होगी और 11th में ये टॉपिक यहाँ पे भी आएगा और 6th यूनिट में फिर से रिपीट होगा। तो अभी से अच्छे से कर लो तो वहां आपका आसानी से हो जाएगा। वहां भी कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा, यहाँ पे भी। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। हम एक चीज नोट करते हैं कि कोई भी दो बॉडी है और बड़ी सरप्राइजिंग फोर्स है जिनका मास है, ये दो मार्कर है, इनका मास है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या मैं बात करूं कि ये मार्कर और ये बोर्ड है, मैंने इसको होल्ड कर रखा है, बट होल्ड किए किए भी ये बोर्ड इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये मार्कर इस बोर्ड को अपनी तरफ। बट हम इस फोर्स को फील नहीं कर पा रहे, क्यों? कहीं उसका रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा कि एक बच्चा ये बोलने की सर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका हाथ ये इस तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा? तो उसका रीजन ये है बेटा कि इन दोनों में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू काफी स्मॉल है कि वो इसको इस तरफ इतना फील नहीं हो पा रहा कि इस तरफ मूवमेंट दे पाए। ये रीजन होता है। पर अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो definition, the force of attraction और बेसिकली किस नेचर की होती है? अट्रैक्शन। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, the force between two bodies due to their masses is called gravitational force। उसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरी बार ये देखा गया कि कोई भी दो बॉडी है, मार्कर है, बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मार्कर, ये डस्टर, ये मेसन का नेचर जो चेक किया गया वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए मिली। तो अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये फोर्स कैसे नेचर की है? अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर है? दूसरी चीज की बात करता हूं बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड न्यूटन ने एक लॉ दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स
इज गिवन बाय, किसकी हेल्प से बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो महामूर्ख टाइप होते हैं, न्यूटन को भी तक मन ही मन कर सुंदर विचारों से गालियां दे रहे होते हैं कि न्यूटन ना होता तो साइंस नहीं होती। न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दे रखे हैं, मोशन के लॉ दिए, साथ साथ ग्रेविटेशन के, ऑप्टिक्स में भी इसने बहुत सारा काम किया है। अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति था, काफी नॉलेज हमारे संसार को दे के गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात करते हैं। साथ साथ मैं इस लॉ को डिस्कस कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये कहता है कि फोर्स होगी कितनी? अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, डिस्टेंस से बीच में r, तो देखो कितनी फोर्स से खींचेंगे। मान लिया बोर्ड का मास है m1, मेरा मास है m2, डिस्टेंस है अप्रोक्स 50 सेंटीमीटर, तो हम देखें कितनी फोर्स लगेगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज firstly directly proportional to किसके बेटा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फर्स्ट पॉइंट उनके प्रोडक्ट के, सेकंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स है बेटा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज मिली बेटा। यानी कि हम इसको मैथमेटिकल वर्डिंग की बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट ले लो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा उतनी ही ज्यादा। दूसरा, इन दो के बीच में डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर और उसका इनवर्स, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। क्लियर है? तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हटाते यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक चीज बेटा, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है और ये यूनिट कहां से है ये भी आपको ड्राइव करनी कुछ क्लास के बाद बताऊंगा, क्योंकि कभी बच्चों को डाउट आ सकता है, ऑब्वियसली आएगा, बट कुछ टाइम के लिए आपको उस चीज को होल्ड करना है, क्योंकि इसको बताने चला तो काफी लंबा टॉपिक है। जब ये टॉपिक आएगा तब उन तक पूरा डिटेल में इसको पढ़ा देंगे, अब तक के लिए इतना ही पढ़ा रहे। क्लियर है? अब इसकी आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। अब हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच में, वो इन दोनों के प्रोडक्ट और इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, अट्रैक्टिव नेचर भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आप नंबरिंग कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये चीज देखते हैं कि यहां पे हमने जो फॉर्मूला देखा था
तो एक रिलेशन आ रही थी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो H फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हम अगली प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं कि ये फोर्स क्या है, इट ओबेज। इस रूल को जब कोई फोर्स इनवर्स 1/r स्क्वायर या सॉरी इनवर्स r स्क्वायर हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूल। तो इनवर्स स्क्वायर रूल, तो ये इस रूल को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट होता है बेटा फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट of medium between them। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों बॉडी के बीच में, एयर है, वाटर है, ग्लास है, कुछ भी चीज रख दी जाए तो उसके इंडिपेंडेंट होगी। अगली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और absence of other bodies near them। यानी इस बात का कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच की फोर्स की, तो इन दोनों की फोर्स जब आप देख रहे हो तो इसका मास और इसके डिस्टेंस, अगर ये तीनों चीज सेम है तो चाहे इस दोनों की फोर्स आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ या कोई और चीज प्रेजेंट है, डस्टर प्रेजेंट है या नहीं है, उससे इन दोनों की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ये डस्टर यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है या नहीं है, इससे इन दोनों की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ये कहूं, एक बच्चा ये पूछ सकता है कि सर ऐसे कैसे, अगर मैं ये कहूं कि इस मार्कर की और बोर्ड की फोर्स हम बात नहीं कर रहे, इस मार्कर पे पहले फोर्स किसकी लग रही है, बोर्ड और मार्कर की, क्लियर, मान लिया 10 न्यूटन है, और अब ये और आ जाए तो इन दोनों की फोर्स भी होगी, तो मान लिया मार्कर बोर्ड डस्टर मार्कर पे फोर्स लगा रहा है 2 की, तो अब टोटल फोर्स जो मार्कर पे लगेगी वो कितनी है, 12, क्लियर है। बट मुझे ये बताओ कि मार्कर पे बोर्ड कितनी फोर्स लगा रहा है, बोर्ड तो अब भी 10 ही लगा रहा है, तो हमने क्या बोला बेटा कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी है वो तीसरी बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, उस बॉडी के पास अगर तीसरी बॉडी आई तो उस बॉडी पे लगने वाली टोटल फोर्स बढ़ जाएगी, तो वो पहले वाले की वजह से दूसरी की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ी, क्लियर है। उन दोनों के बीच की अब भी 10 ही रहेगी। नेक्स्ट, उसके बाद और प्रॉपर्टी आती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बताता हूं क्या होती है, हम देखेंगे, हमने जो कितनी फोर्स हम पढ़ेंगे आगे आएगा कुछ क्लास के बाद, थर्ड यूनिट में, अप्रोक्स थर्ड फोर्थ यूनिट में, तो वहां एक चीज देखें, जितनी भी फोर्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। उस डिवीजन का बेस क्या है, हम उस फोर्स के वर्क का नेचर देखते हैं। अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को लेके गए उस फोर्स को अप्लाई करके, और जो वर्क किया उस फोर्स ने, अगर वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपली स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। तो साथ में लिख लेते हैं नोट बना के, कंजर्वेटिव फोर्स।
कोशिश करेंगे जितनी चीजें नई है वो तो आपको बता ही दी जाए। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज ये फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड it is independent of path followed, then force is called, फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्लियर है। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज और बच गई हैं, खत्म करते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी आते हैं, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है, इट मींस इट एक्ट्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज between the ऐसे central line, ऐसे लिखो, its acts along the line joining the center of two bodies, joining the center of two bodies। कैसे, ये देखो, अगर ये बॉडी M1 है और ये बॉडी M2 है, तो ये उनके सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन होगी उसके अलोंग काम करती है, तो ये कैसे फोर्स है, सेंटर। उसके बाद इट इज द बिगेस्ट फोर्स। एक बात और बेटा, मैं अभी अभी सेंटेंस कंप्लीट लिखवा रहा हूँ, आप 11th में आ गए हो, कम से कम सेंटेंस मेकिंग तो आनी चाहिए। तो बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि हमने जो 4 टाइप की फोर्सेस का डिस्कशन करेंगे अभी, उनमें से सबसे बिगेस्ट है। उसके बाद ऑपरेटिंग रेंज की, वो कहां से कहां तक कर सकती है, तो ऑपरेटिंग रेंज कितनी रेंज तक अट्रैक्ट कर सकती है। अब आप लोग देखते हो अर्थ और सन काफी डिस्टेंस पे हैं, या अगर मैं बात करूं और प्लैनेट्स की, लास्ट में चले जाओ यूरेनस नेपच्यून तक, तो कितने डिस्टेंस पे चले जाते हैं, तो वहां पे भी एक्टिव है। इसी तरीके से एक स्टार दूसरे स्टार पे फोर्स लगा रहा है, तो वेरी लार्ज। ऑपरेटिंग क्या है, वेरी लार्ज। और वेरी लार्ज डिस्टेंस को इनफाइनाइट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब अगली बात बेटा, जब भी कोई चीज एक दूसरे में फोर्स लगा रहे, अब ये मार्कर इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, तो जब तक कोई भी दो चीजों के बीच में किसी चीज का एक्सचेंज नहीं होता, क्या फोर्स लगा सकते हैं भैया? कुछ चीज, मैं जब किसी बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, जब तक मैं अपने पास से कुछ ना कुछ चीज इसको नहीं दूंगा या इससे कोई रिसीव नहीं करूंगा, तो हमारे बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। और फोर्स या इंटरेक्शन एक ही चीज होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज या कोई ना कोई पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। तो इस फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है
उसको नाम दिया गया है ग्रेविटोन। ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे ग्रेविटोन की प्रॉपर्टीज। तो अभी तक के लिए आपको नाम याद रखना है। इस पे एक चीज और बता देता हूँ कि अप्रोक्स शायद 2017 में 3 साइंटिस्ट ने अपनी लाइफ के 20 या 25 साल लगा दिए थे। करोड़ों का प्रोजेक्ट था और एक सेटअप किया था कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है तो उसकी लाइन भी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में जस्ट उनके डिटेक्शन के लिए कोई साउंड बीप सुनाई दी थी। करीब आप सोच सकते हो कि 20 साल से उस एक्सपेरिमेंट के 20-25 साल से लगे हुए थे जस्ट एक बीप की साउंड सुनने के लिए। तो साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं एक बड़े रिसर्च, बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो इतनी आसान नहीं होती बेटा, साइंटिस्ट की लाइफ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पूरी मेहनत करते हैं वो लोग, तब हमारे यूनिवर्स के लिए, समाज के लिए कुछ नई चीज डिस्कवर होके आती है जिसका हम अपनी डेली लाइफ में बेनिफिट लेते हैं। तो हमें इनडायरेक्टली उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और साथ साथ फिजिक्स आप लोग पढ़ ही रहे हो, आप में से भी कोई बच्चा पढ़ के अच्छा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन सकता है। तो पढ़े, मेहनत करें, घर पे रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।